अगर हम लोग पास हिस्ट्री को देखते हैं तो एसी और डीसी की जो लड़ाई की है हमेशा से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है। आपको याद होगा एडिसन ने डीसी बल्ब बनाया था और वो बहुत ही ज़्यादा फेवर में थे कि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम होना चाहिए जिससे हम लोग पूरी बिजली को कंडक्ट करेंगे दुनिया जहां में। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिस्टम डेवलप करे, पूरा करा, सब कुछ करने की कोशिश करी, पर अल्टीमेटली जो विन जिसे कहते हैं, जो जीत मिली, वो मिली निकोलस टेस्ला को उनके एसी सिस्टम के लिए। और ये दुनिया की सबसे फेमस लड़ाई बन के रह गई। इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ भी हैं एसी डीसी वॉर करके। तो ये एक करंट वॉर था जिसके अंदर जो टेस्ला थे वो हमेशा ये चाहते थे कि एसी ट्रांसमिशन हो, उसके एडवांटेजेस थे। और उस समय यानी कि जब मैं बात कर रहा हूँ 1880s की, जब एडिसन थे तो उस समय डीसी सिस्टम जो यूज़ करते थे उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। पर समय के साथ साथ हम लोगों ने जब एसी को एचवीएसी ले गए, फिर हमने धीरे धीरे जब इसको चलाया तो पता चला कि ठीक है एडवांटेज हैं एसी में, पर देर आर लार्ज नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस आल्सो जो कि एसोसिएट हो जाते हैं एसी सिस्टम से, जो कि डीसी में बिल्कुल ही अपसेंट होते हैं। पर क्योंकि हमारे पास उस समय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था कि हमारे पास ट्रांसमिशन जो ट्रांसफार्मर जो था वो सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस था कि हम जो डीसी थी एक तो कम वोल्टेज पे जनरेट करना था और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। तो ये सारे बैरियर को पार करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर में आई। और आज के करंट सिनारियो को देखते हैं तो एचवीएसी और एचवीडीसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन सिस्टम है। और आज ये लेक्चर पूरा इसी पे डेडिकेटेड है कि एसी और डीसी इनमें से किसको पकड़ें और किसको छोड़ दें ट्रांसमिशन करने के लिए। तो आज इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं एसी में और क्या क्या दिक्कतें हैं डीसी में, कहाँ कौन अच्छा है और कब कौन सा प्रेफर करा जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे बड़ा डिटेल में। काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। एसी सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये सारी कोरोना के बारे में सब कुछ हम टच करेंगे। बड़ा डीप वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीसी सिस्टम के एडवांटेजेस की, तो डीसी सिस्टम यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है और उसके बाद करंटली सिस्टम की। ठीक है, आपको याद होगा एक इस लड़ाई के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था जब मैंने डीसी मशीन शुरू करी थी। तो मैंने वहाँ पे एडिसन से ही शुरू करा था और बताया था किस तरीके से जो बल्ब की इन्वेंशन थी वो लीड करके ले गई। डीसी जनरेटर हमने बनाया, बहुत कुछ करा। तो ये सारी चीज़ें स्टोरी अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं डीसी सिस्टम की डीसी जनरेशन पार्ट 1 जो वीडियो है वहाँ पे ये चीज़ मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, नाउ सबसे पहले डीसी सिस्टम के एडवांटेजेस बात कर लेते हैं। पहला, 2 कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे बड़ा एडवांटेज। यानी अगर एसी सिस्टम की बात करें 3 फेज एसी तो 3 कंडक्टर चाहिए होते हैं और साथ ही साथ एक न्यूट्रल भी चाहिए होता है। तीन कंडक्टर अगर ट्रांसमिशन कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो एक न्यूट्रल भी, ताकि सर्किट को कंप्लीट किया जा सके। और ये जो न्यूट्रल वायर और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 4 वायर सिस्टम हो जाता है, यानी कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो जाता है। वहीं पे अगर डीसी सिस्टम की बात करते हैं, केवल 2 कंडक्टर, एक लाइव और एक न्यूट्रल, तो 2 कंडक्टर में ही हमारा काम हो जाता है। एंड डेट्स वाई इट इज़ अ क्वाइट इकोनॉमिकल। ठीक है, समझ में आ गया। तो डीसी सिस्टम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में एडवांटेज है डीसी के पास, क्योंकि इसके अंदर हमें केवल 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम बात करते हैं टॉवरों की, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो होल्डिंग टॉवर्स हैं, अगर उसकी बात करें तो एचवीडीसी और एचवीएसी का बात करोगे तो एसी के अंदर हमें बड़ा टॉवर की ज़रूरत पड़ेगी। 3 कंडक्टर 3 फेज को ले जाना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर गैपिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपस में इनके बीच में इंट्रैक्शन ना हो, कहीं एयर पंचर होके शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, एलजी फॉल्ट ना हो जाए। तो काफ़ी प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं पर अगर डीसी की बात करें तो एक लाइव और एक न्यूट्रल वायर सिंपल सा ले जाना है यार, कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग 2 आर्म की, मतलब केवल हमें 2 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, या कह सकते हो क्रॉस आर्म जो है वो 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से देख सकते हो दोनों टावर को कंपेयर करोगे तो एचवीडीसी का टावर बड़ा इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है कंपेयर टू द एसी। नाउ अगर हम बात करते हैं एल एंड सी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड जो एडवांटेज है कि अगर हम बात करें एसी में तो एसी में हमारे पास इंडक्टेंस भी होता है और कैपेसिटेंस भी होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे डीसी में चले जाते हैं तो डीसी में जाते ही इंडक्टर जो है वो शॉर्ट हो जाता है और कैपेसिटर जो होता है ओपन हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। यानी कि हमने पूरे सिस्टम से, एसी से जैसे हम डीसी शिफ्ट होंगे तो एल और सी का जो भी पार्ट है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उसको पिक्चर से वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब आपको एक चीज़ पता होगी, नहीं पता होगी तो एक बात आगे चल के हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे मैं केवल पॉइंट्स बता दूं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण ये फॉलोइंग फिनोमेना अकर करते हैं एसी सिस्टम में। ठीक है, तो ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है जो एसी सिस्टम में मौजूद रहता है, इसी की वजह से ट्रांजिएंट आते हैं, इसी की वजह से सर्ज आता है, इसी की वजह से स्किन इफेक्ट और इसी की वजह से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट और भी बहुत सारे
बहुत सारी प्रॉब्लमों की जो जड़ है वो यही एसी सिस्टम है, ठीक है। तो एसी सिस्टम के अंदर ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर जब तक मौजूद रहेंगे ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। लेकिन अगर हम वहीं पर डीसी में जाते हैं तो डीसी में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट हैं ये जीरो हो जाते हैं डीसी सिस्टम। सो यहाँ पे डीसी सिस्टम बहुत बड़े अंतर से जीत जाता है एसी से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोरोना इफेक्ट की, तो ये इलेक्ट्रिकल वाला कोरोना है। तो ये क्या होता है, कोरोना के बारे में हल्की सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर वायलेट ग्लो देखने को मिल सकता है, हिसिंग नॉइस ये बहुत कॉमन है। ग्लो तो जल्दी नहीं मिलता है, बहुत हाई लेवल पे होता है, लेकिन हिसिंग नॉइस जो बहुत कॉमन है, जब हम ट्रांसमिशन लाइन के पास से निकलते हैं तो एक जो नॉइस आ रही होती है, और ओजोन गैस का प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, इसे हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। इसको कुछ ऐसा देखा जाता है, यानी कि अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को रात में देखेंगे या थोड़ा से अधूरी शाम में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें जो ग्लो दिखता है, ठीक है। इसको हम लोग कोरोना कहते हैं ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर एसी सिस्टम की बात करें तो कोरोना लॉस में जो पावर लॉस होती है, कोरोना इफेक्ट में जो पावर लॉस होती है वो इस तरीके की इक्वेशन से गवर्न होती है। ये है एसी सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो एसी सिस्टम में ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर लॉस का। वहीं पे अगर हम डीसी सिस्टम में चले जाते हैं तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी देख रहे हो ना एफ, ये जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम एसी सिस्टम ले रहे हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो एफ इक्वल टू 50, और अगर डीसी ले रहे हैं तो एफ इक्वल टू 0। नाउ इससे क्या होता है, मोटे मोटे तौर पे ये निकल के आता है कि 50 हर्ट्ज के लिए एसी अगर हम ले रहे हैं तो जो कोरोना लॉस होगा एसी में वो 3 टाइम्स होगा कोरोना लॉस जो डीसी में होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीसी में कोरोना लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर एफ इक्वल टू 0 कर दोगे तब भी वहाँ 25 जो लिखा हुआ है वो कोरोना लॉस करेगा। तो अगर हम लोग 50 हर्ट्ज की एसी ले रहे हैं तो 50 प्लस 25 75 हो गया। 75 अगर इस तरीके से हम यहाँ रखते हैं तो इन दोनों कंपेयर करके देखोगे तो कोरोना लॉस जो एसी में हो रहा है वो 3 टाइम्स हो रहा है कोरोना लॉस जो कि डीसी में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली इफेक्ट एक क्या पता चला कि अगर हम डीसी का इस्तेमाल कर लेंगे तो वहाँ पे हमें कम कोरोना लॉस होगा, 3 गुना कम होगा एज कम्पेयर टू द एसी, ठीक। नाउ नेक्स्ट चलते हैं स्किन इफेक्ट के ऊपर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्किन इफेक्ट, और इसकी वजह से हम लोग बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले लेक्चर में इसके ऊपर मैं सेपरेटली बात करूंगा, अभी समझ लेते हैं ब्रीफ में। तो फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर मार्केट से तुम खरीद के लाए, ठीक है। तो हमारा क्या मन था, हमारा मन था ये कंडक्टर है और ये इसका जो गोल चीज़ देख रहे हो ये क्या सरफेस एरिया है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हम करंट इसके अंदर फ्लो कराएंगे एसी, वो इस पूरे कंडक्टर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर सरफेस एरिया पे चले, यानी कि सारे जो करंट के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है या करंट जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सरफेस पे, पूरे के पूरा सरफेस का हम इस्तेमाल कर सकें। पर ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। पर एक्चुअल में होता क्या है, ये तो हमारा डिजायर्ड था। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो करंट होता है एसी में वो इस तरीके से केवल बाउंड्री पे जाके इकट्ठा हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो करंट कलेक्टेड एट द स्किन ऑफ कंडक्टर, यहीं से ये जो स्किन है या जो बाउंड्री है यहीं से वर्ड आया स्किन इफेक्ट, समझ में आ रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से एनिमेटेड तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम कंडक्टर को एसी में फ्लो कराते हैं कंडक्टर के अंदर, तो जो हम पूरा मार्केट से खरीद के लाए थे ना इतना बड़ा सरफेस एरिया, ये वाला, ये सरफेस एरिया रिड्यूस होके केवल इतना सा रह जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रही है। तो ये हम लोग क्या सोच के आए थे कि भाई इतने पूरे एरिया में, इसको अभी दोबारा समझाऊंगा, इस पूरे एरिया में हमारा जो है वो करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक्चुअल में करंट जो होता है वो स्किन पे फ्लो करता है। डेट्स वाई वी नेम इट स्किन इफेक्ट, इसीलिए हम इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो करंट कलेक्टेड एट द स्किन ऑफ द कंडक्टर, इसीलिए हम लोग इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं ना। इसका असर क्या हुआ, असर ये हुआ कि अगर ये पूरा सरफेस एरिया पे हमारा करंट फ्लो करता तो हम इसे कहते हैं लार्ज इफेक्टिव एरिया, यानी कि ओवरऑल इफेक्टिव एरिया जो था वो लार्ज रहता। अब इफेक्टिव एरिया अगर लार्ज रहेगा तो लो रेजिस्टेंस ऑफर होगा। समझ में आ रही बात ये कि अगर करंट तुम्हारे पूरे सरफेस एरिया पे फ्लो करेगा यूनिफॉर्मली तो ओवरऑल उसको एरिया ज़्यादा मिलेगा। भाई मान के चलते हैं आपने क्या करा है, एक बड़ा सा दरवाज़ा बनाया है और सब लोग उस दरवाजे से निकल रहे हैं तो इफेक्टिव एरिया ज़्यादा है, वहीं पे तो रेजिस्टेंस आपस में लड़ने भिड़ने के चांसेस कम रहेंगे। वहीं पे अगर लोग क्या कर रहे हैं, केवल कॉर्नर पे लेके निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4 लेन रोड है लेकिन लोग चल किनारे पे ही रहे हैं, तो अगर 1000 लोग किनारे पे ही चलेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर चलेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है, हम लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए इतनी बड़ी सड़क दी, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया देख रहे हो ना, हमने इतनी बड़ी सड़क, इतनी बड़ी, ये जो हमने मार्क कर रखा है, इतनी बड़ी हमने सड़क जो थी वो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन के लिए दी कि भाई आप लोग यहाँ से निकल जाओ, और यूनिफॉर्मली निकलते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, रेजिस्टेंस हमारा कम रहता, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है, इफेक्टिव एरिया ज़्यादा और रेजिस्टेंस कम। ये बिल्कुल इसको हाईवे से कंपेयर करो, 4 लेन हाईवे दिया तुमने गाड़ियों को चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जो एक्चुअल में इफेक्ट क्या हुआ कि जब करंट फ्लो कराया गया, यानी कि जब लोगों को कहा गया कि निकलो, तो लोग क्या कर रहे हैं, एक केवल फुटपाथ से ही जा रहे हैं, मेन रोड से जा ही नहीं रहे हैं। तो देखो इतना सारा एरिया ये खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं निकल रहा है,
सारे लोग क्या कर रहे हैं, हम तो कॉर्नर से ही जाएंगे। अब जब सारे लोग जाएंगे यानी कि 1000 लोगों के लिए सड़क बनाई गई थी और 1000 के 1000 लोग अगर कॉर्नर पे चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हुआ, इफेक्टिव एरिया कम हो गया, इफेक्टिव एरिया स्मॉल हो गया, इसकी वजह से रेजिस्टेंस हो जाएगा, लोग आपस में टकराएंगे। समझ में आ रहा है? एंड दिस इलेक्ट्रॉन कोलिजन इज नोन एज रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो यही जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है यही एक बड़ी वजह होती है रेजिस्टेंस के होने की। तो हुआ क्या ओवरऑल, अगर मैं इसको समराइज करूं, हमने कंडक्टर लिया था, मोटा चौड़ा कंडक्टर लिया था कि करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, आराम से 10 लोग निकल जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ने कहा नहीं हम तो भैया कॉर्नर पे चलेंगे ड्यू टू एसी इफेक्ट, ठीक है, स्किन इफेक्ट, सॉरी, ड्यू टू स्किन इफेक्ट। तो अब क्या हुआ, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन थे ये कॉर्नर पे जाएंगे। अब कॉर्नर पे जाएंगे तो इफेक्टिव एरिया कम हो गया, जो हमने इतनी बड़ी सड़क ली थी उसकी जगह लोग केवल फुटपाथ पे ही चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। ये क्यों होता है, तो ये जो स्किन इफेक्ट होता है ये बिकॉज ऑफ वेरिएबल एसी फ्लक्स, ये हम लोग कभी आने वाले समय में चर्चा करेंगे, तो मैं आपको इसको बड़ा डिटेल में करके बताऊंगा। वैसे मैंने आपको बता दूं स्किन इफेक्ट कई लेक्चर्स में टॉपिक जब भी आया है स्किन इफेक्ट मैंने उसको कवर किया है, तो आप मेरे पावर सिस्टम के लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने स्किन इफेक्ट 100% उठाया होगा। साथ ही साथ जब मैंने स्ट्रे लोड लॉसेस पढ़ाया था वहाँ पे भी आई थिंक मैंने कवर किया है, तो एक बार देख सकते हो। खैर स्किन इफेक्ट के ऊपर आप चिंता मत करो, आने वाले समय में एक बड़ा ही डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। पावर सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर ही रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड स्लो है पर काम डिटेल में चल रहा है, मजा आ रहा होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट बेसिकली क्यों होता है, ड्यू टू वेरिएबल एसी फ्लक्स के कारण। एसी फ्लक्स जो होता है वो वेरी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर का जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इंपिडेंस बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई सेंटर में इंपिडेंस ज़्यादा, यानी कि यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंपिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द यहाँ के इंपिडेंस है, ये छोटा सा इंपिडेंस होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हम सब जानते हैं कि करंट जो होता है वो लो इंपिडेंस पाथ को फॉलो करेगा, तो करंट इसीलिए साइड में स्किन पे जाके इकट्ठा हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्किन इफेक्ट। लेकिन अगर हम लोग डीसी में जाते हैं तो डीसी में इस किसी भी तरीके का फ्लक्स वेरिएबल फ्लक्स लिंकेज नहीं होता है, और वेरिएबल फ्लक्स लिंकेज नहीं, इंडक्टेंस इंपिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, तो वहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट फ्लक्स होने के कारण हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, एंड डेट इज द एंड ऑफ स्किन इफेक्ट, यानी कोई भी स्किन इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यानी डीसी सिस्टम में चले जाओगे तो स्किन इफेक्ट गायब हो जाएगा जो आपने, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही आप डीसी में गए तो लोग जो वहाँ की जो चौड़ी सड़कें होंगी लोग पूरे यूनिफॉर्मली होकर चलेंगे, सब लोग सड़क पे चलेंगे, फुटपाथ पे कोई नहीं चलेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक हमने डिस्कस करा एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम की, डीसी सिस्टम क्यों अच्छा है, ठीक है। तो फिर हम एसी सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, तो एसी सिस्टम के भी एडवांटेज जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है एसी सिस्टम का कि हाई वोल्टेज जनरेशन, यानी कि अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी की सिस्टम को अगर हम जनरेट करते हैं तो डीसी पावर को जनरेट करने के लिए डीसी जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको पता है डीसी जनरेटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कम्यूटेशन की, क्योंकि हम लोगों को डीसी बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए कम्यूटेटर के थ्रू गुजरना पड़ता है। कम्यूटेटर आप लोगों को मैंने बताया, काफ़ी डिटेल चर्चा की है कि स्प्लिट रिंग होते हैं, स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना मैकेनिकल पार्ट में। तो भाई अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए क्या होता है हम लोग हाई वोल्टेज पे भैया जनरेट नहीं कर सकते, हम लोगों को छोटे से वोल्टेज पे ही जनरेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कम्यूटेशन प्रॉब्लम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लो वोल्टेज जनरेशन हम करेंगे डीसी में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एसी में, तो एसी में किसी भी तरीके की कम्यूटेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एसी के अंदर हमें किसी भी तरीके का कन्वर्जन नहीं करना है, हमें किसी भी तरीके का रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, तो इसलिए हमें जो अगर एसी सिस्टम की बात करते हैं अल्टरनेटर की, तो वहाँ पे हमें किसी भी तरीके की कम्यूटेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसीलिए हम लोग हाई वोल्टेज का जनरेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि हाई वोल्टेज हम जनरेट कर लेते हैं एसी में, इसीलिए आपको पता होगा अल्टरनेटर जो है 11 kV वोल्टेज जनरेट करके आपको ऑलरेडी देता है, यानी कि अगर हम जनरेशन फेज की बात करें वहीं 11 वोल्टेज मिल जाता, 11 kV मिल जाता है। जबकि इसकी बात करें डीसी की तो 540 वोल्ट के अप्रॉक्स हम लोग मैक्स जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक एडवांटेज एसी का ये हो गया। दूसरा एडवांटेज है कि स्टेप अप स्टेप डाउन बहुत आराम से कर सकते हैं, और इसका थैंकफुल होना चाहिए हमें फैराडे के लिए। फैराडे ने जो ट्रांसफार्मर बनाया उसने दुनिया बदल के रख दी एसी सिस्टम की, और जो करंट वॉर था वो निकोलस टेस्ला इसीलिए जीत पाए बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर फैराडे का नहीं होता, हालांकि इस पे भी बहुत सारे चर्चाएं हैं कि ट्रांसफार्मर फैराडे का ही था, क्योंकि कभी कभी हेनरी भी मतलब मैंने कई सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने एक जगह ये चीज़ देखी थी कि हेनरी आई थिंक उन्होंने भी इस तरीके का ट्रांसफर, कई लोगों ने, देखो होता क्या था पहले के समय में कि लोग रिसर्च करते थे लेकिन उसको पेटेंट कराने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि पहले लोग जो थे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे पर पेटेंट के लिए इतनी जान पहचान नहीं होती थी और इतने लिंक नहीं होते थे, तो बहुत सारी इन्वेंशन जो थी वो बड़े बड़े लोगों ने हथिया ली, क्योंकि उन लोगों ने, उनके पास पावर थी पेटेंट कराने की, पहला पेटेंट करा लिया उन्होंने एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो आई थिंक
मैं इसको आपको कंफर्म कर दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। मुझे ये जहाँ तक याद आ रहा है हेनरी ने इसको पहला ट्रांसफार्मर बनाया था। इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके का मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊं आपको, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं उसके ऊपर भी, मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ, टेक्निकल किताबें और जो बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें निकाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फैराडे के बारे में, हेनरी के बारे में या एडिसन के बारे में, ये सब भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बताएं। मैं उसके ऊपर भी एक स्टोरी टाइप के वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि रिसर्च किस तरीके से की गई, एक्सीडेंटल डिस्कवरीज के बारे में काफ़ी कुछ सिखाऊंगा मैं। खैर आगे बात करेंगे, वो कमेंट जैसे आएंगे उस बेसिस पे हम लोग इस पर काम करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर जो था उसने सब कुछ बदल के रख दिया, इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन हो गया। जबकि डीसी अगर एडिसन के टाइम पे चले जाओ तो ये संभव ही नहीं था कि हम स्टेप अप कर सके। और अगर आज भी देखते हो, आज भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद भी, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इतना ईजी नहीं है हाई वोल्टेज डीसी को स्टेप अप करना, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की बात कर लें तो एसी का मेंटेनेंस इजी एंड चीप है भाई। क्या है यार, 2 ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप करेगा, एक स्टेप डाउन करेगा, ट्रांसमिशन लाइन है, टॉवर है, जनरेशन अल्टरनेटर है। कहीं कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंसिटिव इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ईजी टू मेंटेन एंड बहुत ही चीप में काम, सस्ते में काम चल जाता है यार, बहुत ईजिली हो जाता है काम ये। वहीं पे अगर तुम जाते हो एचवीडीसी में आप देख सकते हो, ये मैंने मॉडल डाला है, आप देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। एक बात याद रखना, जितने ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करोगे उतना महंगा सिस्टम होगा, उतना सेंसिटिव सिस्टम होगा और उतना मुश्किल होगा उसे रिपेयर करना। आपने देखा होगा पहले कि तुम्हारे, अरे तुम यार ऐसे ही देख लो यार, तुम्हारे घर में टीवी पहले वो थे नॉर्मल वाले टीवी होते थे, बड़े से वो चौड़ी सी सूंड वाले, वो टीवी आप देखो जिसमें हम लोग एक तरीके की सीआरटी स्क्रीन का इस्तेमाल करते थे हम लोग, ठीक है। उस स्क्रीन में आप देखना, वो जो सिस्टम हम यूज़ करते थे उनको रिपेयर करना कितना आसान था यार, 200-300 रुपये में रिपेयर हो जाते थे। आज भी मेरे घर में एक पुराना टीवी है, वो चलता है, दिक्कत होती है, 400-500 रुपये में रिपेयर हो जाता है। लेकिन अब जो एलईडी सिस्टम आ रहे हैं, आप देख के देखो, उसके अंदर 30,000-25,000 की सीधे मदरबोर्ड जो उनकी चिप होती है, मेन चिप ही रिप्लेस होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल करोगे, जितना कंसाइज करोगे, उतना ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और रिप्लेस होते हैं, वो रिपेयर नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बहुत ही कॉस्टली है। जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, चाहे वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो या पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, साइज तो कंसाइज होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन जो सस्तापन है वो दूर हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा भाई आपको, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, मेंटेनेंस बहुत टफ हो जाएगी यार, बहुत महंगी मेंटेनेंस है इसकी। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं आपको हाईलाइट करूँ, आप लोग को अगर आप लोग बैकग्राउंड नहीं है आपका एमटेक का, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, यहाँ पे हम लोग, ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 पावर इलेक्ट्रॉनिक मेन कंपोनेंट हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। और अगर ज़रा सा हो गया तो ये काफ़ी ज़्यादा, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा तुम्हें, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है साथ साथ इसको रिपेयर कर पाना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज योर एचवीडीसी। तो यहाँ पे कंपेयर हो गया ना। अगर हम बात कर लेते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि यार अल्टीमेटली हम ट्रांजिशन कर क्यों रहे हैं, पैसा कमाना, सबका मन है भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। तो पावर जो यूटिलिटीज दे रही हैं वो क्यों दे रही हैं, वो भी पैसा कमाने के लिए दे रही हैं। तो अगर पैसा कमाने की बात कर लेते हैं, तो ये कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। केल्विन इकोनॉमिक कर्व के नाम से बड़ा फेमस कर्व है ये, बीटेक वाले भी पढ़ते हैं, पॉलिटेक्निक वाले भी पढ़ते होंगे आई थिंक। ये कर्व जो है वो मतलब सब कुछ बता देता है, बयां करता है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डीसी सिस्टम तब इकोनॉमिकल होगा जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करेंगे। वहीं पे एसी सिस्टम तब इकोनॉमिकल है जब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं ना। इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है, अगर ध्यान दो। पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू से समझते हैं, ओके। देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। देखो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एसी टर्मिनल कॉस्ट, ठीक है। ये क्या होती है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं इसे कि सेटअप कॉस्ट होती है, सेटअप कॉस्ट, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि अगर तुम एसी में ट्रांसफार्मर खरीदोगे, जनरेटर खरीदोगे, तार खरीदोगे और जो ट्रांसमिशन टावर ओवर सब सेटअप करोगे, तो इन सब में जो कॉस्ट लगेगी वो है एसी टर्मिनल कॉस्ट, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगर डीसी टर्मिनल कॉस्ट, तो ये क्या होता है, ये जो तुम अभी मैंने पीछे दिखाया,
इसके अंदर तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीद के लाओगे, रेक्टिफायर करोगे। देखो डीसी में काम कैसे करता है, हमें एसी आ रही है HVAC, ठीक है, उस एसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे HVDC में, ठीक है, और उसके बाद उसे ट्रांसमिट कर देंगे। समझ लो प्रोसीजर क्या होता है। तो HVAC आने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, रेक्टिफिकेशन करा, और रेक्टिफिकेशन करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने करा ट्रांसमिशन करने के बाद जब ये यहाँ पे पहुंचेगी दूसरी जगह, तो HVDC पहुंच गई रिसीविंग एंड पे, ये सप्लाई एंड हो गया, ये रिसीविंग एंड हो गया, ठीक है, सप्लाई एंड रिसीविंग एंड, और कर रहे हैं ट्रांसमिशन। रिसीविंग एंड पे पहुंचने के बाद हम लोग डीसी क्या करते हैं, वापस से HVAC में कन्वर्ट करेंगे, HVAC में, ठीक है, और उसके बाद इसे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ स्टेप डाउन करने के लिए भेज देंगे। नाउ ये जो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो वहाँ ज़रूरत पड़ी रेक्टिफिकेशन की, और यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्जन की। तो ये जो पूरा सिस्टम इंस्टॉल करोगे, रेक्टिफायर और इन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक की, इतना ज़्यादा सिस्टम अच्छा इंस्टॉल करना पड़ेगा कि HVAC पे वो रेक्टिफिकेशन एंड आपका रेक्टिफिकेशन इन्वर्जन कर पाए। तो यहाँ पे अच्छी खासी कॉस्ट लग जाती है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है ये कवर होती है डीसी टर्मिनल कॉस्ट के अंदर। समझ में आ गई बात ये, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये होगी डीसी टर्मिनल कॉस्ट, यानी कि जो तुमने सेटअप खड़ा करा, अभी बिजली तो फ्लो ही नहीं कराई है भाई, बिजली फ्लो नहीं कराई है, बिना बिजली फ्लो कराए जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो हो गई हमारी ये जो सेटअप आप खड़ा कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रही बात ये, जो डीसी का सेटअप खड़ा कर रहे हो वो डीसी टर्मिनल कॉस्ट, जो एसी का सेटअप खड़ा कर रहे हो वो एसी टर्मिनल कॉस्ट, ठीक। अब तो यहाँ से एक बहुत बड़ा अंतर देख सकते हो, एसी में केवल इतने से पैसे में आपका सेटअप खड़ा हो जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन डीसी में देख रहे हो कितना ज़्यादा पैसा लगेगा, इतना ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर डीसी खड़ी करवानी है। समझ में आ रही बात है, ओके। यहाँ तक तो पहला अंतर ही हो गया। तो यहाँ पे कौन जीत रहा है, यहाँ पे जीत रहा है एसी। तो अगर एसी इतना सस्ता है तो हम एसी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए एसी ही प्रेफर करते हैं ना। अब ये मैंने क्यों कह दिया शॉर्ट के लिए, तो जरा इसके लिए हम लोग इनके आगे कर को देखते हैं। अब देखो यहाँ तक तुमने सेटअप खड़े कर दिए पैरेलली, तुम और तुम्हारा दोस्त, एक ने डीसी कही, डीसी टर्मिनल कॉस्ट लगाई, बहुत पैसा खर्च करा, एक ने एसी लगाई, सस्ते में काम हो गया। लेकिन अब जब बिजली फ्लो होना शुरू होगी तो लॉसेस पिक्चर में आ जाएंगे, लॉसेस आ जाएंगे, कंडक्टर आ जाएंगे, सब कुछ पिक्चर में आएगा जब बिजली फ्लो होना शुरू होगी। तो जब बिजली को फ्लो कराना शुरू करोगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो वैसे वैसे एसी के अंदर महंगाई बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं यार एसी में। समझ में आ रहा है? तो जितनी दूर एसी भेजोगे उतने ज़्यादा लॉसेस होंगे, उतनी ज़्यादा वो अनइकोनॉमिकल होती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे अनइकोनॉमिकल, लेकिन अगर हम देखते हैं, देखो एकदम खड़ा कर्व है इसका, हाई स्लोप, यानी कि जो इसका स्लोप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। स्लोप यानी कि अगर हम इस एंगल की बात करें, देख सकते हो कितना ज़्यादा स्लोप है एसी का। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉसेज, एक्स्ट्रा लॉसेज होंगे यार, स्किन इफेक्ट। मोटा कंडक्टर लाओगे पर करंट कहेगा नहीं भैया हम तो कॉर्नर पे ही, फुटपाथ पे ही चलेंगे, तुम 4 लेन के 8 लेन बना लो। समझ में आ रही बात ये? तो ये हो गए स्किन इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे इंपिडेंस लॉसेज हैं जो होंगे हमारे सिस्टम में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डीसी में, तो लॉसेज बहुत कम है, केवल रेजिस्टेंस रह जाएगा, और रेजिस्टेंस हम लोग अच्छा कंडक्टर ला के दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हो इसका स्लोप कितना कम है, ये देख रहे हो थीटा डीसी कितना कम है, बहुत हल्के हल्के कॉस्ट बढ़ रही है। तो सोच के देखो, बहुत हल्के कॉस्ट बढ़ रही है, जबकि ये बहुत तेजी से इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा अनइकोनॉमिकल है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कहते हैं कि लॉन्ग रन में, यानी कि जब लॉन्ग डिस्टेंस में, लॉन्ग रन नहीं लॉन्ग डिस्टेंस जब चले जाओगे, ठीक है, तो वो जो लॉन्ग डिस्टेंस होगी वहाँ पे हमारा डीसी सिस्टम ही जीतेगा, डीसी सिस्टम ही इकोनॉमिकल पड़ेगा ना। अब ये सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, पर वो डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्रेक इवन डिस्टेंस। ब्रेक इवन डिस्टेंस निकल के आई है भैया 500 से 1000 किलोमीटर। यानी कि ब्रेक इवन डिस्टेंस मतलब वो पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसी सिस्टम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डीसी सिस्टम हो जाएगा। यानी कि जितना पैसा इनिशियल प्लस रनिंग कॉस्ट, ये इक्वल हो जाएगी इनिशियल प्लस रनिंग कॉस्ट ऑफ एसी। देख रहे हो सस्ता कितना था एसी, लेकिन जैसे जैसे तुमने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करा तो एसी महंगा बढ़ता चला गया और डीसी सस्ता पड़ता चला गया। समझ में आ रही बात ये? तो जब हम 500 से 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसका ब्रेक इवन डिस्टेंस आता है, तो इतने डिस्टेंस तक तो एसी सही है, लेकिन जैसी ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद अगर तुम्हें ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पर हम लोग डीसी का इस्तेमाल करेंगे भैया, वो सस्ती पड़ेगी। देख रहे हो कितनी सस्ती है एसी, देखो कहाँ कॉस्ट पहुँच गई, देख रहे हो, और डीसी देखो यहाँ रह गई। तो इतना सस्ता, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो जब भी अगर हम ये डिसीजन लेना होता है इंजीनियर्स को कि यार HVAC में ट्रांसमिशन करें कि HVDC में,
तो वो बात करते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस की कि भैया ब्रेक इवन डिस्टेंस क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन डिस्टेंस हमारा 600 किलोमीटर है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो अगर मान लेते हैं मुझे भैया 1800 किलोमीटर की लाइन बिछानी है, तो मैं कहूँगा भाई HVDC में चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमें सस्ती पड़ जाएगी बिकॉज ऑफ ब्रेक इवन डिस्टेंस। वहीं पे अगर हमें 500 के मतलब 600 था ना ब्रेक इवन मैंने लिया, 600 के अंदर बिछानी है, 300 किलोमीटर की लाइन डालनी है सर। जेई से पूछा कितना डालना है, वो कह रहा है 300 किलोमीटर की लाइन बिछानी। तो यही कहेगा ठीक है यार, अगर हमें 300 की लाइन बिछानी है, ब्रेक इवन के अंदर की डिस्टेंस है, तो ऐसा करो एसी में ही डालो, डीसी उसी का खरीदारी बंद कर दो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम, रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम। क्लियर हो रहा है? केल्विन कर्व। ठीक, आईओ भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमने दोनों कंपेयर करा कि आने वाले समय में HVDC कहाँ यूज़ करेंगे, HVAC कहाँ यूज़ करेंगे, सबके फायदे नफ़ा नुकसान सब हमने देख लिए। तो मोटा मोटा तौर पर ये निकल के आया कि डीसी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, डेट्स वाई इकोनॉमिकली ये सस्ता पड़ता है, लेकिन कब? जब ब्रेक इवन डिस्टेंस पार हो जाती है तब। और ब्रेक इवन से अगर अंदर रहोगे तो एसी के एडवांटेज जो होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं डीसी पे, और हम लोग एसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरे लेक्चर को हमने एडवांटेज देखे डीसी के, हमने एडवांटेज देखे एसी के, फिर फाइनली हमने केल्विन कर्व से कंक्लूड करा कि इकोनॉमिक्स को सब कुछ मद्देनजर रखते हुए डीसी हम लोग कहाँ प्रेफर करेंगे? जब ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद लंबी, ब्रेक इवन से ज़्यादा दूरी की अगर लाइन बिछानी है, और एसी का प्रेफर करेंगे जब ब्रेक इवन से कम की दूरी प्रेफर करनी है। ठीक है, तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपकी अपनी लैंग्वेज में है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से एकदम खून में उतर गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेक्चर और मेरी कोशिशें पसंद आती हैं तो यार कमेंट कर दिया करो, क्योंकि यही एक वो फीस है जो आप मुझे पे करते हो। तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो कर दिया करो, जिससे कि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ मेरे एफर्ट जो हैं वो आप लोग तक पहुँच रहे हैं, आपकी लाइफ में मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, आपके लिए मैं मेरी जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी ज़रूरत है उनको ये लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करवाएं।